नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे सीएए नोटिफिकेशन की बारीकियों पर, विपक्ष के विरोध पर और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदुओं के प्रति विपक्ष के अमानवीय व्यवहार पर। वोट बैंक और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कांग्रेस सहित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपना विरोध शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने जहां इसे देश के युवाओं का रोजगार छीनने वाला बताया, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे देश को बांटने वाला कानून करार दे दिया। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने नोटिफिकेशन और कानून को लेकर जनता के बीच भ्रम भी फैलाने का काम शुरू कर दिया। ममता दीदी ने अपने संबोधन में बताया कि सीएए नोटिफिकेशन में बताए पोर्टल पर नागरिकता के लिए आवेदन करने के साथ ही आवेदक शरणार्थी बन जाएंगे। यूनाइटेड नेशन का हवाला देते हुए ममता बनर्जी ने साफ किया कि कोशिश की कि शरणार्थियों को विस्थापित नहीं किया जा सकता। एक तरीके से भ्रम फैलाने की लगातार कोशिश ममता बनर्जी करी। उनकी चिंता पश्चिम बंगाल के घुसपैठियों के प्रति थी। आगे उन्होंने कहा कि यह अधिकार छीनने का खेल है, यानी मुस्लिमों से अधिकार छीनने का खेल है। वही भ्रम जिसका विरोध बीजेपी लगातार कर रही है और गृह मंत्री ने लगातार हर मौके पर इसे साफ भी किया है। इन दोनों मुख्यमंत्रियों से एक कदम आगे बढ़कर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसे मुस्लिम को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का साजिश करार देते हुए ऐलान कर दिया कि वो इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। जबकि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है और राज्य सरकार इसे लागू करने से इनकार नहीं कर सकती। दरअसल यह विरोध और खींच बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट के बूते राजनीति करने वालों की है। पश्चिम बंगाल, असम, केरला, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड समेत लगभग सभी राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को आधार कार्ड और वोटर कार्ड देकर कांग्रेस, ममता, सीपीएम अपनी राजनीति चमका रही है। इन्हें बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को भारत के नागरिक के समान अधिकार देने से परहेज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक हिंसा के शिकार अपने ही हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी भाई बंधुओं को नागरिक बनाने से परहेज है। ईसाइयों को यदि छोड़ दें तो इन सभी धर्मावलंबियों के लिए विश्व में एकमात्र देश भारत ही है। इसलिए मानवीय दृष्टि से भी विपक्षी दलों को सरकार के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, लेकिन वो इसका विरोध कर रहे हैं और सिर्फ विरोध ही नहीं कर रहे बल्कि इसके खिलाफ भ्रांतियां भी फैला रहे हैं। दरअसल सीएए को लागू करने का मोदी सरकार ने जो फैसला आज किया है वह 7 दशक पहले ही हो जाना चाहिए था और कांग्रेस को करना चाहिए था, क्योंकि देश की पहली सरकार के प्रधानमंत्री ने देश के विभाजन के बाद ऑन रिकॉर्ड कहा था कि पाकिस्तान से जो भी अल्पसंख्यक भारत आएंगे उन्हें नागरिकता दी जाएगी। लेकिन फिर मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण उन्होंने अपने वादे को कभी पूरा नहीं किया। जो लोग इसे मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि मुसलमान के नाम पर 2-2 देश लेने के बाद क्या सीएए में मुस्लिमों को शामिल कर क्या वो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भारत का नागरिक बनाना चाहते हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या सीएए का विरोध मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, क्या पड़ोसी मुस्लिम देशों से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी अल्पसंख्यकों के प्रति हो रही धार्मिक हिंसा का विपक्ष समर्थन करता है। धार्मिक हिंसा और उत्पीड़न के शिकार पड़ोसी मुस्लिम देशों के अल्पसंख्यकों के लिए विपक्ष के पास क्या प्लान है, करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सरकार ने सीएए को लेकर नोटिफिकेशन क्या जारी किया कि विपक्ष के खेमे में खलबली मच गई। सरकार ने इसके देरी से जारी होने पर सवाल उठाया तो ममता और केजरीवाल ने इसे मुस्लिम विरोधी और देश में बेरोजगारी तथा जनसंख्या बढ़ने वाला बताया। केजरीवाल ने कहा कि देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही और पाकिस्तानियों को नौकरी देने की बात हो रही है। एक तरफ बीजेपी की हरियाणा सरकार हरियाणा के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ है। रोजगार के लिए हरियाणा सरकार अपने बच्चों को इजराइल भेज रही है। इजराइल में हम सब जानते हैं कि युद्ध चल रहा है। हमारे बच्चों को युद्ध में धकेला जा रहा है। अपने बच्चों को तो रोजगार है नहीं और पाकिस्तानियों को भारत लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हो। मेरी तो यह बात बिल्कुल समझ से परे है। बीजेपी वाले पूरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नहीं लाना चाहता। सीएए के विरोध में ममता बनर्जी ने भी सरकार को घेरा है।
ममता बनर्जी ने CAA के विरोध में आज सिलीगुड़ी में रैली करने वाली थी, जिसे फिलहाल रद्द कर दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा था कि जब चुनाव नजदीक आता है तो बीजेपी ऐसे ही हथकंडा अपनाते रहती है, और तो और नोटिफिकेशन जारी करने वाले दिन को खास तौर पर रमजान का दिन चुना है। আপনারা কেউ শিডিউল কাস্ট আছেন, কেউ আদিবাসী আছেন, কেউ তপশিলি আছেন, কেউ নবশূদ্র আছেন, কেউ রাজবংশী আছেন, কেউ পাহাড়ি আছেন, কেউ খ্রিস্টান আছেন, কেউ বৌদ্ধ আছেন। आपको बता दें, जब से सदन में CAA कानून पारित किया गया, तब से लगातार ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि इस कानून के तहत लोगों की नागरिकता छीनी जाएगी, जबकि गृह मंत्री ने कई मंचों से साफ किया है कि CAA के तहत तय किए गए मानकों के हिसाब से केवल प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। ऐसे में केजरीवाल, ममता समेत तमाम विपक्षी द्वारा CAA को लेकर बरगलाने और बेतुके बयानों से साफ साफ है कि विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। CAA का उद्देश्य धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देना था, जो गृह मंत्री अमित शाह ने साफ स्पष्ट किया है। मैंने पहले ही कहा कि बिल लाखों करोड़ों शरणार्थियों के यातनापूर्ण नर्क जैसे जीवन से उनको मुक्ति दिलाने का साधन बनने जा रहा है, और मुझे बहुत आनंद है कि आज ये लाखों करोड़ों शरणार्थी जो भारत के प्रति श्रद्धा रखते हुए हमारे देश में आए थे, उनको नागरिकता और संवैधानिक सम्मान देने का काम ये बिल के माध्यम से, जब ये बिल पारित होगा, हो जाएगा। तो बिल पर बहस के दौरान अमित शाह जी ने जो कहा वही बात आज सच हो रही है। और लेकिन विरोध विपक्ष जिस तरीके से कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनके सीने में दिल नहीं है, देह उनका हिंदू का है लेकिन मन बिल्कुल मुस्लिम का। और इसी पे हम चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने, ममता बनर्जी ने और जो केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, उन्होंने जिस तरीके से बात की है, साफ लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। वोट बैंक की खातिर ये किसी की भावना को कोई परहेज नहीं करते, किसी भी तरीके का कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं। और जो लोग धार्मिक हिंसा के शिकार हैं अपने ही देश के लिए, क्योंकि ये राजनीतिक रेखा, ये बंटवारा उन लोगों ने नहीं किया था जो आज प्रताड़ित हो रहे हैं, ये बंटवारा राजनीतिक लोगों ने किया था जिनके कारण वो प्रताड़ित हो रहे हैं। और इसलिए उन्हीं का फर्ज ये बनता है कि उन्हें अपने यहाँ नागरिकता दें, उन्हें सम्मानपूर्वक जीने का जो हक प्रकृति ने उन्हें दिया है वो उन्हें प्रदान किया जाए। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए चार जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। शुभेंदु शेखर अवस्थी है बीजेपी की तरफ से, अनिल गर्ग राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ है, टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ है सनवीर चटर्जी, और उसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है और वीएचपी विजय कौशिक जी, और अमितोष पारिक जी हमारे साथ है वीएचपी की तरफ से। करेंगे चर्चा की शुरुआत, और सबसे पहले मैं टीएमसी प्रवक्ता के पास जाऊंगा, चटर्जी के पास। चटर्जी, जिस तरीके से आपकी नेता, आपकी मुख्यमंत्री ने कहा है कि अप्लाई करने के साथ ही आवेदक जो हैं वो शरणार्थी हो जाएंगे, भ्रम फैलाने की कोशिश की है। एक तरीके से जो उसका एनालिसिस जो लोग कह रहे हैं हमारे साथ, ये मेरी बात नहीं, अनिल गर्ग जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, विश्लेषक के तौर पे है, और इनका जो कहना है कि ममता बनर्जी भ्रम फैला रही है, जो सही बात है वो जनता से छुपा रही है, असली बात नहीं कर रही है। ऐसे विभाजनकारी बताना कहीं से भी लॉजिकल नहीं है और कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है उन लोगों के प्रति जो लोग धार्मिक प्रताड़ना के कारण अपने देश में, क्योंकि आपको लग रहा है कि हम उसे अपने देश में शरण दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने ही देश में थे, आपने उसे बेगाना कर दिया एक राजनीतिक लाइन खींच के। फिर उसके प्रति इतना बैर, इतना द्वेष क्यों? पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आज आप फिर एक बार चांस दिया है। देखिए, 2014 के 31 दिसंबर के पहले जो लोग इंडिया में आए हैं वो हिंदू शरणार्थी हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, इन सबों को आप नागरिकता देने के लिए अप्लाई करने के लिए बोल रहे हो, और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको लग रहा है, जैसे कि पासपोर्ट या इमिग्रेशन सर्टिफिकेट्स, ये सब
ये इंडिया है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हर धर्म को सब समान अधिकार देने वाला बात अभी तक सनवीर, आपकी आवाज जो है, आपकी आवाज इको कर रही है। मुझे लग रहा है कि आपका नेटवर्क भी सही नहीं आ रहा है, तो जरा अपना नेटवर्क सही करें, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तब तक मैं जो हमारे विजय कौशिक जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं उनसे जानना चाहूंगा। विजय जी, ये क्यों परहेज है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा? इसमें खराबी कहां पे नजर आ रही है आपको? इनकी आवाज एक बार, विजय कौशिक जी की आवाज एक बार ठीक करें। हाँ जी जी, अनम्यूट करें विजय जी, अनम्यूट करें। विजय जी अनम्यूट करें अपने आप को। जी जी, अब आ रही आवाज, आ रही जी। देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि इसको लेकर राजनीति हो रही है। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन राजनीति कर कौन रहा है? सर एक मिनट में आपको, एक मिनट विजय जी मैं आपको रोकूंगा। एक बड़ी खबर आ गई है, बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है। नितिन गडकरी जी को नागपुर से जो है सीट दूसरी लिस्ट में उन्हें दिया गया है। लोकसभा के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जो है वो आज अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से दिया गया है। 72 प्रत्याशियों की घोषणा जो है बीजेपी ने अपने दूसरे लिस्ट में किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर से, जो उनकी परंपरागत सीट है, वहां से करनाल से मनोहर लाल खट्टर, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, नागपुर से नितिन गडकरी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जो है वो ओके, मैं अभी आपको अपने, हमारे पास मैसेज आ गया है, मैं एक बार आपको मैसेज से पढ़ के बताता हूं कि कौन सी प्रत्याशी को कहां से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। अनिल बलूनी को भी, जो मीडिया हेड हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें गढ़वाल से प्रत्याशी बनाया गया है। और हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली से दिया गया है, पूर्वी दिल्ली से, जो गौतम गंभीर वाली जो सीट है। साबरकांठा से जो है भिखाजी दूजा जी को दिया है। हसनमुख सुमाभाई पटेल को अहमदाबाद पूर्व से, भावनगर से श्रीमती नमूबेन बम्भानिया को दिया गया है। बड़ोदरा से श्रीमती रंजन बेन धनंजय भट्ट को मिला है। मुकेश भाई चंद्रकांत दलाल जो है उनको सूरत से, वलसाड़ से श्री धवल पटेल को मिला है। और हरियाणा की अगर आप बात करें तो श्रीमती बंतो कटारिया, उनको अंबाला से जो है एससी सीट है सुरक्षित, वहां से उनको दिया गया। सिरसा से अशोक तंवर को मिला है, जो करनाल से मनोहर लाल खट्टर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। धर्मवीर सिंह, चौधरी धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ से। गुड़गांव से राव इंद्रजीत यादव को जो रिपीट किया गया। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुजर, इनको भी रिपीट किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जो 2 सीट थी, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को और सुरेश कुमार कश्यप को शिमला से किया गया। चिक्कोड़ी से जो कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में भी करीब 15 सीटें जो है वो फाइनल की गई है। माफ कीजिएगा, 20 सीटें फाइनल की गई है। और मध्य प्रदेश में जो सीट है बालाघाट से डॉक्टर भारती पारधी को, विवेक बंटी साहू को छिंदवाड़ा से, उज्जैन से अनिल फिरोजिया को रिपीट कर दिया गया है, जो कि लग रहा था कि शायद इन्हें रिपीट नहीं किया जाएगा। धार से श्रीमती सावित्री ठाकुर को और इंदौर से श्री शंकर लालवानी को किया गया। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो नंदुबार, जो कि 80 सीट है, हिना विजय कुमार गवित को वहां से मिला है। सुभाष रामाराव भावड़े को धूले से दिया गया है। जलगांव से श्रीमती स्मिता वाघ को, श्रीमती रक्षा निखिल खड़गे को, रावेर से, अकोला से अनूप धोत्रे, रामदास चंद्रभानजी तड़स को, वर्धा से, नागपुर से श्री नितिन गडकरी, चंद्रपुर से सुधीर मंगोटीवार, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं वहां के, नांदेड़ से प्रताप राव पाटिल चिखलीकर, और इसके अलावा राव साहब दादा राव दानवे को जालना की सीटें मिले। डिंडोरी से डॉक्टर भारती प्रवीण पवार और पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर से और मुंबई उत्तर पूर्व से मिहिर कोटेच को दिया गया। पुणे से श्री मुरलीधर किशन मोहेल को प्रत्याशी बनाया गया है। और बीड़ से, जो कि पंकजा मुंडे को बीड़ से दिया गया है। और लातूर से श्री सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे को टिकट दिया गया। संजय पायलट का, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 20 सीटें जो है महाराष्ट्र की वो डिक्लेयर की गई है। संभाजीनगर का अभी तक फैसला नहीं हुआ है, वहां पर वो सीटें अभी जो है लगता है कि अगली जो तीसरी जो लिस्ट जारी होगी वहां से संभाजीनगर को फाइनल किया जाएगा। तेलंगाना की अगर बात करें तो वहां से 6 सीटें फाइनल की गई है। आदिलाबाद को श्री गोदाम नागेश को, गोमासा श्रीनिवास को दिया गया है। पेद्दापल्ले से, जो कि एससी सीट है, मेडक से श्री माधव नैनी रघुनंदन राव को दिया गया है। डॉक्टर श्रीमती डी के अरुणा को, महबूब नगर से, नलगोड़ा से श्री सईद रेड्डी को और
महबूबाबाद से प्रोफेसर अजमीरा सीताराम नाइक को टिकट मिला है। त्रिपुरा की एक जो सीट है, एकमात्र सीट, वहां से महारानी कीर्ति सिंह देव वर्मा को, पूर्व जो कि एससी सीट रिजर्व है, वो वहां से मिला। उत्तराखंड की 2 सीटें हैं, गढ़वाल और हरिद्वार। अनिल बलूनी को गढ़वाल से और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, उनको इस बार विधानसभा लाया जा रहा है। इस बार 3 जो मुख्यमंत्री हैं पूर्व, उनको शिवराज सिंह चौहान को, मनोहर लाल खट्टर को और त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस बार लोकसभा बुलाया जा रहा है। तो गडकरी जी की सीट है नागपुर से, उन्हें दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है, जो वहां पर लोग हैं, बीजेपी ने उनका नाम दूसरी लिस्ट में जारी किया है, वहां पर नागपुर से निर्विरोध जीते जाएं, इसके लिए भी वहां पर चर्चा चल रही थी। आज जब वहां से खबर, हमारे रिपोर्टर्स जब हमारी बात हो रही थी, तो वहां पर उन्होंने कहा कि वहां पर दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं, वो शायद नितिन गडकरी का नाम सामने आने के बाद से उन्हें निर्विरोध वहां से चुनकर जीता जाए, क्योंकि लगातार वो बड़े मार्जिन से नागपुर सीट जो है वो जीतते रहे और काफी लोकप्रिय है नागपुर में, तो उन्हें ये सीट जो है इस बार फिर से मिली और हो सकता है वो निर्विरोध वहां पर चुने जाए और एक इतिहास कायम करें। चलेंगे, बात करेंगे, वापस आएंगे चर्चा पे, और जो विजय कौशिक जी हमारे साथ थे, विजय कौशिक जी के पास वापस चलेंगे। विजय कौशिक जी, आपको बीच में मैंने रोक दिया था क्योंकि एक बड़ी खबर आ गई थी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। विजय जी, की आवाज मिल रही है आपको? अच्छा, विजय कौशिक जी शायद हमारे साथ अभी नहीं है। अगर अमितोष पारिक की आवाज आ रही है आपको? जी। ये अमितोष, ये जो विपक्ष का जो विरोध है, मैं चाहूंगा कि इस पर आप बताएं कि विपक्ष का विरोध कितना जायज है, कितना लॉजिकल है और कितना लीगल है, क्योंकि केरल सरकार ये कह रही है कि हम इसे अपने यहाँ लागू होने नहीं देंगे। लगता है विजय कौशिक जी आ गए हैं, तो मैं विजय कौशिक जी के पास, अमितोष मैं थोड़ा रोकूंगा आपको। विजय कौशिक जी, क्या आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी, अपनी बात पूरी करें विजय जी। जी, मैं ये कहना चाहता था, अमेरिका जैसा देश करता क्या है, वो अपने यहाँ डॉक्टर्स को, एडवोकेट्स को, उन सब अच्छे लोगों को नागरिकता देता है। हिंदुओं के नाम पर क्या हम देश में अयोग्य लोगों की भर्ती का अभियान चला रहे हैं क्या? पहली बात। दूसरी बात, 2 करोड़ बांग्लादेशियों को इस कानून के तहत नागरिकता मिलने जा रही है निश्चित तौर पर। तो ये जो 2 करोड़ लोगों को, बांग्लादेशी लोगों को नागरिकता मिलेगी, कल को इनके घर का भी सवाल है, रोटी रोजगार का भी सवाल है। भारत में ही स्थिति क्या है कि हरियाणा की सरकार, हरियाणा में रोजगार ना होने के चलते यहाँ के नागरिकों को युद्धग्रस्त क्षेत्र इजराइल में भेज रही है रोजी रोटी के लिए। आप ये देखिए कितने कहां से डेटा ले आते हैं विजय कौशिक जी? नागरिक नहीं, हमारे देश के नागरिक रशिया में जाकर किराए की आर्मी में जाकर ज्वाइन हो जाते हैं और वहां की सेना की तरफ से मर रहे हैं। अरे सर, आप गलत खबर मत फैलाइए, ये फेक न्यूज था और इसको प्राइवेट एक लोग इसको ऑपरेट कर रहे थे, उस पर रोक लग गई है, सरकार ने मना कर दिया इसको। इजराइल वाली बात, हाँ, इजराइल वाली तो जी, रसा वाली बात जो है गलत है, वो रसा वाली बात फेक है। चलिए खैर, उस पर चर्चा नहीं कर रहे, चलिए उस पर चर्चा नहीं है ना, मैं उस पर बाद में करूंगा बात, प्लीज, जिस पे चर्चा हो रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुनिए, हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि हम बुरे लोगों को भी ले ले। हिंदू माने जो अच्छा व्यक्ति है, जो इस देश के लिए काबिल है, जो इस देश के विकास में योगदान दे सकता है, उसका स्वागत है। अच्छा। और फिर पीएम के द्वारा कोई ये थोड़ी ना है कि भी किसी मुस्लिम को नहीं मिलेगी, पाकिस्तानियों को भी मिलेगी और कंट्री के लोगों को भी मिलेगी। कैसे नागरिकता खत्म थोड़ी ना होगी। हाँ, नागरिकता तो अभी भी है, तो जो कानून, वो नागरिकता का कानून तो आपकी सरकार ने ही बनाया था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे कहने का भाव ये है कि भाई जब हमारे देश में रोजगार की ये इतनी भयानक स्थिति है, यहाँ मकानों की इतनी भयानक स्थिति है, मैं ये कहता हूँ अगर मोदी जी को वाकई इनके प्रति श्रद्धा है, हिंदुओं के प्रति अगाध श्रद्धा, तो उन्हें ये कहना चाहिए कि विदेश से जो भी शरणार्थी आएगा उसे 1 करोड़ रुपए उसका घर बसाने के लिए, रोजगार के लिए मोदी सरकार देगी। हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन क्या इस देश पर बोझ बढ़ाने से इस देश का भला होगा? क्या इस देश में अयोग्य लोगों को नागरिकता देने से इस देश का भला होगा? जो अवैध घुसपैठिए यहाँ पर घुसे हुए हैं सर, उसके प्रति प्रेम जताने के लिए आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये कहीं देखिए लोग जो है आजकल बड़ा, सुनिए, हाँ, मोदी सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला है?
चलो ठीक है, फिर आप ये उसी पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अनिल गर्ग जी 10 सेकंड में कुछ आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आऊंगा बीजेपी के पास। जी मित्र को सुन रहा था, रोहिंग्या मुसलमानों को, इससे शर्मनाक बयान हो नहीं सकता कि जो सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मुसलमानों का मामला चल रहा है उसको लेकर सरकार ने सख्त कदम क्यों नहीं उठाए? विजय जी, ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता शुभेंदु जी हैं, जवाब देंगे। विजय जी, आपकी पार्टी सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है। 1947 में जब देश का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ तो आपकी पार्टी के जो मुखिया थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो सिग्नेटरी थे। यानी एक तरफ से पाकिस्तान को बनाने वाले जिन्ना सिग्नेटरी थे, दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू सिग्नेटरी थे, और ब्रिटिश सरकार की तरफ से लॉर्ड माउंटबेटन सिग्नेटरी थे। धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ था, आपको याद नहीं है क्या? उससे अगला 1950 में जवाहरलाल नेहरू, सुनिए विजय जी, सुनिए, आपने जो कहा कि मैं आपके पास आ जाऊंगा, आपके बता रहा हूं, प्लीज सुनो विजय जी प्लीज 2 मिनट सुन तो लो, आप बात नहीं सुनते। मैंने आपकी बात सुनी ना, क्यों शर्मनाक है वो बता रहा हूं आपको। 1950 में जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली के बीच एक पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था कि दोनों देशों में जो माइनॉरिटी रह गए हैं वो अगर आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है, उनको सुविधा दी जाएगी, बल्कि उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तीसरी बात, आपने कहा कि गरीब लोगों को ले रहे, अरे भैया वो हिंदुस्तानी थे 1947 से पहले, उनके पुरखे, वो आज भी हिंदुस्तानी ही है, वो हिंदुस्तान के बाहर नहीं थे। 1947 से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं था, तो उनके पुरखे हिंदुस्तानी थे, और उनको हिंदुस्तान में रहने का उतना ही हक है जितना आपको और हमको। हम उनका हक उनको वापस कर रहे हैं, उन पर दया नहीं कर रहे, उनको बुला के गरीब को बुला रहे। क्या मतलब? आपका अगर साथी, आपका घर वाला कोई गरीब है, आपका, अरे वो गरीब तो आपके फैसले के कारण है ना, वो गरीब तो आपके फैसले के कारण है ना, वो तो अपना सब कुछ छोड़ के आया है अपने धर्म के खातिर, और उसके प्रति आप इस तरीके की बात कर। 31 दिसंबर 2014 की डेडलाइन है, उससे पहले तो मोदी सरकार थी ही नहीं मेरे भाई। मोदी सरकार तो मई 2014 में आई है। आप मुझे उससे पहले जो लोग आ गए हैं उनका दोषारोपण किसके पास? अगर व्यक्ति दावा करेगा कि भैया अपने इस घर में से आधा मकान मुझे, बाहर से आए हुआ नहीं, गलत शब्द इस्तेमाल मत करिए, वो हिंदुस्तानी। ठीक है, मैं इसको करूंगा सर। आप दोनों, और भी हमारे पास गेस्ट है, हमारे पास और भी गेस्ट, शुभेंदु शेखर जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मुझे लगता है ये सवाल जो है बीजेपी से है, तो जवाब भी बीजेपी दे। शुभेंदु जी सुन रहे हैं आप, जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या फिर ममता बनर्जी, इनके लोग, इनके नेता, इनके चीफ मिनिस्टर की मानसिक विकलांगता की स्थिति आ गई है। इन तीनों देशों में भारत के जो मूल के जो लोग रह गए और उनको प्रताड़ना मिल रही है। आपको मालूम है किस तरीके से हिंदुओं के बच्चों को, पाकिस्तान में महिलाओं को, विजय कौशिक जी, हिंदुओं के बच्चों को पाकिस्तान में किस तरीके से महिलाओं को बुला बुला कर रेप हो जाता है, और आप सब लोग शांत बैठे रहते हो। यदि उनको कुछ भारत में आकर एक रिलीफ मिलती है तो आपको कष्ट है। आपको इस बात का कष्ट नहीं हो रहा कि आपने 70 सालों में कितने, बीच में मत बोलिएगा, नहीं, पाकिस्तान में क्यों रुके? एक मिनट विजय जी बीच में मत बोलिएगा। ये बात भारत में रहने वाले मुसलमानों से भी पूछिए ना कि क्यों रुके। जी, फिर आप समझिए विजय कौशिक जी कि आपको मुसलमानों को नागरिकता दो। हाँ, शुभेंदु बाहर के किसी मुसलमान को नागरिकता मत दो। शुभेंदु जी प्लीज, शुभेंदु जी को बोलने दीजिए। जी, आपको कभी कष्ट नहीं हुआ कांग्रेस को कि मुस्लिम लोग भारत के अंदर किस तरीके से कब्जा कर लिया आके, बांग्लादेश से और पाकिस्तान के अंदर आके? आपको आज तक कष्ट नहीं हुआ कि किस तरीके से पाकिस्तान से आतंकवादी मुसलमानों को निकाल क्यों नहीं रही मोदी सरकार? भारत के अंदर जो बांग्लादेशी, कौशिक जी मैं आपके पास, कौशिक जी प्लीज डोंट इंटरप्ट प्लीज। आदत गलत है। आपको शर्म आनी चाहिए कि 70 सालों में आपने एक धर्म के लोगों को, जो पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से और साथ में वेस्ट बंगाल में आए, कहां से? बांग्लादेश से, उन सब लोगों को एक शरण देने का कष्ट किया, अनऑफिशियल तरीके से भारत में बसाने का कोशिश किया। तब आप कहां चले गए थे? तब आप क्यों नहीं सोच रहे थे कि भारत के ऊपर ये लोग बोझ होंगे? आज जब हिंदुओं की बात आई तब आपको बड़ा आंसू आ रहा है। ये आपके आंसू नहीं, ये उन लोगों के लिए जो भारत से बाहर से मुस्लिम लोग आए, उनके लिए एक तुष्टीकरण का प्रभाव है। आप कब तक लोग देख नहीं रहे? कब तक आप करोगे? और आपको शर्म भी नहीं आ रही? आप ममता बनर्जी और केजरीवाल जी क्यों कैसे आंसू निकाल रहे हैं? इनको तो मौलाना कहना चाहिए। आपने सही विषय रखा मुकेश जी कि इनका तन तो हिंदू है पर मन बिल्कुल मुस्लिम हो गया है। इस तरीके से हमको लगता है कि ये जो कानून है, ये कानून ये नागरिकता देने के लिए है। और जो 70 सालों में हमारे देश में आए हुए, जो हमारे आसपास के तीनों देशों के अंदर भारतीय शरणार्थी जो भारत में आए हैं,
जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनके लिए एक बड़ा योगदान है जिसने मोदी जी की सरकार ने दिया है। हम इसकी बहुत खुशी के साथ, हम इसको बड़ी खुशी के साथ आज मैं ये जो फोटो देख रहा हूं रोहिणी के शरणार्थी हैं, बिल्कुल साथ में मैं उनको देख रहा हूं जो महिला बैठी हुई है, इन सब लोगों को देख के जब ये सारे मजनू के टीला जो है, मजनू का टीला जो है वहां के सारे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी हैं जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक बहुत होली और दिवाली मनाने का एक अवसर है। और इस समय पर कौशिक जी, विजय कौशिक जी, मैं आपके और आपके नेताओं से और जो इस तरीके के आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि ये समय उन लोगों को न्याय देने का है। चाहते हैं उनका स्वागत है, हाँ। लेकिन उनकी पूरी जांच पड़ताल के बाद अगर वो योग्य है तो उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए। भाई साहब तो 4 साल जो नोटिफिकेशन में लगा है उसको क्या लगता है? जांच पड़ताल के लिए ही लगा है ना? क्या लगता है? भाई 4 साल लग गया ना नोटिफिकेशन। कानून तो 19 दिसंबर 2019 को आ गया, नोटिफिकेशन आज हुआ है, 4 साल में जांच पड़ताल ही हो रही थी ना। चलिए ठीक है, मैं इसमें आ जाऊंगा सर, बहुत समय आपका ले लिया। अमितोष जी बहुत देर से बैठे हुए हैं, लॉजिकल बात मैं इनसे पूछूंगा। लीगल वजह जो केरल के जो मुख्यमंत्री अमितोष कह रहे हैं कि अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे, क्या संविधान से भी ऊपर है? मुकेश जी, मैं सबसे पहले 2 पॉइंट कहता हूँ, उसके बाद कानून पे आऊंगा जी। सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये कहता हूँ, जो इसमें हिंदुओं को बोझ समझते हैं, मुझे लगता है कि वो भारत की भूमि पे बोझ है और उनको जाके किसी और इस्लामिक देश में नागरिकता मांगनी चाहिए, पता चल जाएगा बोझ कौन से देश में कौन है। दूसरी बात, जो ये कहते हैं कि हिंदू इस देश में है उनको नागरिकता दी जाएगी, तो ये हिंदुओं का इस देश नहीं, ये हिंदुओं का देश है। इस देश में तो औरों को भी नागरिकता दी गई है और इसलिए विगत 6 वर्षों में भारत के अंदर में पाकिस्तान से आए हुए 2000 लोगों को नागरिकता दी गई, अफगानिस्तान से आए हुए 912 लोगों को नागरिकता दी गई और बांग्लादेश से आए हुए 172 लोगों को नागरिकता दी गई। तो नागरिकता तो दी जा रही है ना, लेकिन मिसगाइड कैसे करा जा रहा है? आप देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब ये बोल देता है कि हम क्रिश्चियंस को यहाँ पर मेजोरिटी में लेंगे और रेफ्यूजी स्टैंडर्ड पे नहीं बोलेंगे, जब इजिप्ट और जॉर्डन फलस्तीनी उनको मना करता है शरणार्थी का देने के लिए दर्जा, तब ये नहीं बोलेंगे। लेकिन भारत से विस्थापित हुए हिंदुओं को जब भारत में ही लाया जाता है, जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन है उन पे ही सांप्रदायिकता का नाम दे देंगे। अब आप देखिए, जब ये कानून बोला मुकेश जी, तो कानून बना तो इसमें रिलीजियस प्रोसिक्यूशन वर्ड को ऐड किया गया। बिल्कुल, और 4 पॉइंट जो वर्ड आया वो आर्टिकल 1 में है। आर्टिकल 1 किसका है? आर्टिकल 1 ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज। और वो आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 सबसे पहली बात कहता है, जो भी ऐसे शरणार्थी जो रिलीजियस भाव पे फियर है और जिनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है, जिनको पॉलिटिकल राइट नहीं है, उस डर से अगर वो शरणार्थी लेते हैं तो वो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की डेफिनेशन में आते हैं। पर इनको इन्हें आर्टिकल 1 नहीं पढ़ा। अब आर्टिकल जो भी कंट्री बात करें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की, इनका आर्टिकल 2 पाकिस्तान का, बांग्लादेश का आर्टिकल 2A और आर्टिकल 2 ऑफ अफगानिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है कि इस्लाम इज ए स्टेट रिलीजन। और इस्लाम इज ए स्टेट रिलीजन का फैक्ट क्या हुआ मुकेश जी? ये फैक्ट हुआ कि पाकिस्तान में 1947 का जब सेंसस उठा के देखेंगे तो 20% मुसलमान हिंदू आज 1% रह गए, सिख वहां 0.01% रह गए, जैन वहां पे 0.01% रह गए, और ऐसे अफगानिस्तान में हिंदू परिवार बचा नहीं। लेकिन ऐसी चीज अगर भारत देगा नहीं हिंदुओं को अपनी नागरिकता, तो कौन देगा? आप मुझे देखिए, रोहिंग्या की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बात कही कि 4000 साल का असाइलम लिए गए थे और सीकर लिए गए थे। उन 4000 असाइलम में से 20% लोग जो थे वो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स पे ही अपना हमला कर दिया। तो यहाँ पर जो बसे हुए रोहिंग्या को बचाने की बात है, उनको हटाने की डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करते हैं, तो बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या बंगाल के अंदर में जब डेमोग्राफी बदलते हैं तो क्या होता है? संदेश खाली जैसी घटनाएं होती है। तो क्या होता है? काली चेक जैसे कम्युनल दंगे हो जाते हैं 2016 में, तब किसी के मुंह में सांप्रदायिकता की बात नहीं आती। लेकिन जब हिंदुओं की बात भारत के अंदर में करी जाती है, विस्थापित हिंदुओं की बात करी जाती है, तब इन्हें सांप्रदायिकता दिखती है। विजय कौशिक जी ताली बजा करके आपका स्वागत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कहा आपने। जरा एक बार केरल के बारे में जो मैंने कहा नहीं, स्वागत नहीं कर रहा, नहीं ताली बजा के तो स्वागत ही किया जाता है सर। ताली तो मतलब, सुनिए, हाँ जी बताइए, ताली बजा के और क्या करें? व्यंग्यात्मक नहीं होती है। हाँ, एक बड़ी सीधी सी बात सुन लीजिए, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। देश का अगर बंटाधार हो रहा है तो विपक्ष के तौर पर हमारी जिम्मेवारी जनता के सामने सही बात रखने की है। जब वक्त फैक्ट डिसीजन पॉलिटिकल है, विरोध भी पॉलिटिकल है। सुनिए ना, सुनिए, अरे मुकेश भाई सुनिए ना, हाँ, हिंदू कौन है इसकी परिभाषा सुप्रीम कोर्ट नहीं बता पाई, मोदी जी नहीं बता पाए, और हिंदू के नाम पर वो खोल रहे हैं कि भाई जो मर्जी आ जाए। हमें कोई ऐतराज नहीं है, अगर मोदी जी देश का बंटाधार करना चाह रहे हैं खूब कीजिए,
ठीक है, अब जनता तो आपके हिसाब से भारत की बेवकूफ है, नहीं आपके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से भारत की जनता बेवकूफ है, जो मोदी जी बंटाधार करना चाह रहे हैं और बार बार उनको चुन करके ला रही है जनता। नहीं नहीं, आपके हिसाब से भारत की जनता बेवकूफ है। ठीक है, मैं अनिल गर्ग जी के पास जाऊंगा। अनिल गर्ग, अनिल, हाँ जी। या तो आप सीधी बात कर लीजिए। हाँ, एक छोटी सी बात कह रहा हूँ केवल। जी बोलिए। देखिए, जब हिंदू एक जीवन शैली है, अभी पिछले दिनों दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में राजपूत और गुजरों के झगड़े हुए, कहीं पर किसी दो जातियों के बीच में झगड़े हैं, कहीं कुछ और झगड़े। ठीक है सर, देखिए ये तो सारा, सबसे पहली बात देखिए सर, जो अभी हिंदू डिफाइन है, नया बवाल और देश में पैदा कर देंगे मोदी जी, करोड़ों लोगों को नागरिकता। वो बवाल तो आप लोग पैदा कर रहे हैं भाई, बवाल मोदी जी कहाँ पैदा कर रहे हैं? आप एक्सेप्ट कर लीजिए ना, आप एक्सेप्ट कर लीजिए ना। अगर आप ये सोचते हैं कि भैया मुसलमान देश का दुश्मन है, बंद कर दो उनकी। कौन कह रहा है मुसलमान देश का दुश्मन है? इस एक्ट में कहीं किसको बताया, किसने बताया, किसने बताया? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों को भी आप लोग कहिए। देखिए आप लोग के पाकिस्तान, देखिए कांग्रेस के, तो आप कहते हैं कि मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। नहीं, विजय जी, देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे कि आप लोग, मुसलमान की एंट्री होनी नहीं चाहिए। विजय जी, आप लोग, कांग्रेस जो है पाकिस्तान की समर्थक रही है, क्योंकि आपके नेता पाकिस्तान जाकर के मदद मांगते हैं कि मोदी को हटाने में मदद कीजिए। नहीं, मैं मणिशंकर अय्यर ने और भाई साहब है सब, मैं कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान से आप कहिए ना, एक कानून ऐसा वो वहां भी ले आए, पाकिस्तान में भी एक कानून सीएए ले आए, और हमारे यहाँ जिन मुसलमानों को भारत में प्रताड़ित किया जा रहा है, पाकिस्तान बुला ले, हम बिल्कुल जाने देंगे। बिरयानी खाने गए थे नवाज शरीफ के पास में, मोदी जी ने सारी चीजें क्यों नहीं की? चलिए ठीक है, अनिल गर्ग जी, मैं आपको बहुत समय दे रहा हूँ सर, बाकी लोग नाराज हो जाएंगे। विजय जी, एक दो बात में हाँ या ना बोलिएगा। देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था, हाँ या ना? बंटवारा करते वक्त सिग्नेटरी कौन थे? कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे या नहीं थे जिन्ना के साथ, हाँ या ना? तीसरी बात, अगर धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था, सुनो विजय जी सुनो, पहले बात, धर्म के नाम पर अगर बंटवारा हुआ था और मुस्लिम देश पाकिस्तान दिया गया, तो हिंदुस्तान को धर्म देश क्यों बनाया? मोदी जी देश क्यों नहीं? नहीं सुने, मोदी जी उस समय नहीं। मैं ठीक है सर, इसमें बहस हो गई भाई, हमारे पास समय की कमी है बार बार वाइंड अप करने के लिए। विजय जी से मैं एक सवाल, ठीक है सर, ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं पहले आप बोल चुके हैं। विजय जी, एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, आप मान लीजिए ठीक है नागरिकता देने का विरोध कर रहे हैं, आपके पास क्या प्लान है? अगर कांग्रेस नहीं कर रहे, बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे, हाँ तो क्या कह रहे हैं? हम केवल ये कहते हैं देश हित में कि अच्छे लोगों को नागरिकता मिलनी चाहिए, अच्छे हिंदुओं को मिले। मतलब आप इसे बुरे लोग कह रहे हैं, ये जो शरणार्थी आए हुए वो बुरे लोग हैं आपके हिसाब से? नहीं, तो फिर हमारे कहने का अर्थ ये है कि जिस तरह अमेरिका डॉक्टर, एडवोकेट, साइंटिस्ट, इस तरह के वर्गों को, अरे वो स्वार्थी लोग हैं, वो हम तो अपने भाइयों को जहां भी रहेगा वहां पर बुला के देंगे नागरिकता। भाई हमारे हिंदू जहां भी वर्ल्ड में हैं प्रताड़ित होंगे, अगर रिलीजियसली तो हम इसे बुला के नागरिकता देंगे। भाई आप कह रहे हैं, आप गजब सकती है क्या? आपको शर्म नहीं आ रही? क्या बोल रहे हो आप? समझ नहीं पा रहे क्या बोल रहे हो? वो शरणार्थी हैं, हिंदुओं के 10-20 सालों से यही रह रहे हैं। पाकिस्तान के एजेंट भी छुपे हो सकते हैं, तो उनकी पहचान जरूरी है। भाई ये सरकार की जिम्मेदारी है, पहचान 4 साल के बाद नोटिफिकेशन आया है। कौशिक जी, आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कानून तो बन गया था 19 में ही ना, दिसंबर 19 में नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप कह रहे हैं देरी क्यों है? देरी इसीलिए क्योंकि जो बात, जो आशंका आप व्यक्त कर रहे हैं ना, उन सारी चीजों को एड्रेस किया गया है। 1950 में बन गया था मुकेश भाई, हाँ गुमराह मत कीजिए। हाँ, नागरिकता का कानून 1950 में बन गया था, 1955 में बना था, वो नागरिकता का कानून था सर। बांग्लादेशियों को भारत का नागरिक बनाने के लिए ये मोदी जी ने एक षड्यंत्र रचा है, ताकि नहीं, आप देखिए अधूरी बात कर रहे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदुओं को, जैन को, बौद्ध को, सिख को, आप जब कहते हैं ना पाकिस्तानी, तो आपको लगता है पाकिस्तानी का मतलब क्योंकि इस्लामिक कंट्री है सब मुसलमान समझ लेते हैं, जो पाकिस्तान के मुसलमानों को भारत बुलाया जा रहा है, तो गलत मैसेज जाता है। आप क्लियर करके बोलिए ना, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, क्लियर करके बोल रहे हैं, बौद्ध कि देश का। चलिए ठीक है, ये अमितोष जी कुछ साफ करना चाह रहे हैं। अमितोष जी। ओके सर, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग इसको चुनौती दी गई थी सर्वोच्च न्यायालय में, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना, इस पे कोई स्टे नहीं लगा। अगर हम आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो उसमें एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन शब्द दिया हुआ होता है, और ये जितने भी हिंदू विस्थापित है और माइनॉरिटी में आते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में, उस रीजनेबल क्लासिफिकेशन में आते हैं। जब भारत के अंदर में आप पारसी मैरिज एक्ट ले आते हैं, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ले आते हैं,
वो भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन देख के लाते हैं, और इसीलिए आर्टिकल 14 का अमितोष जी, जहां तक मुझे है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो इनको जो एप्लीकेशन दिया गया था विरोध में, उसको इसलिए खारिज किया गया कि तभी नोटिफिकेशन नहीं आया था। नोटिफिकेशन देने के बाद उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नोटिफिकेशन के बाद ही ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन अब अगर कोई जाए कोर्ट में तो शायद सुप्रीम कोर्ट इसको सुनने के लिए तैयार हो जाए। हमारे पास समय की कमी है, वाइंड अप कर आखिरी जो केरल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे, लगता है ये संवैधानिक फैसला है उनका? नहीं है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट स्टेट लॉ नहीं है, ये यूनियन लॉ है, और ये पूरे देश की नागरिकता प्रदान करता है। किसी राज्य में अपनी एक नागरिकता नहीं होती है, इसलिए कोई भी स्टेट के पास ये पावर नहीं है। ये यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ इंडिया से डिफाइन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हाउस से डिफाइंड होता है, और इसलिए कोई भी स्टेट के पास पावर नहीं है, संविधान से ऊपर कोई राज्य नहीं है। बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करते हैं, उसी तरीके से वो सीएए को भी समझ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये संवैधानिक नहीं है और ऐसा करना गैर कानूनी होगा और उसके खिलाफ जो कार्रवाई भी हो सकती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अमितोष जी आपका, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपका, अनिल गर्ग जी आपका, विजय कौशिक जी आपका, और चटर्जी, संवीर चटर्जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत कम समय दिया क्योंकि उनका नेटवर्क खराब था, वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, वो साफ है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। हालांकि अंदर से अगर वो पॉलिटिकल बात को छोड़ दे तो शायद वो भी इस बात पे राजी होंगे कि जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जिन्हें धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, उनके लिए अगर कोई विश्व में, धरती पर अगर कोई जगह है तो वो सिर्फ भारत ही है। और भारत की जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी में इन सारे लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है, और यही उनके साथ प्राकृतिक न्याय भी यही होगा, राजनीतिक न्याय भी यही होगा, और जो मानवता का जो न्याय है वह भी यही होगा कि विश्व में जहां कहीं भी हिंदुओं के साथ किसी भी तरीके का अत्याचार हो रहा है, चाहे वो धार्मिक हो चाहे राजनीतिक, उनके लिए एकमात्र जगह भारत है। इसलिए भारत दिल खोल करके, बाहें फैला करके वैसे लोगों को अपने यहाँ स्वागत करेगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।